हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम साइंस की बुक से अवर एनवायरनमेंट चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर जो है इकोलॉजी का है, तो एनवायरनमेंट रिलेटेड बस एक ही चैप्टर है इस टर्म में। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के चैप्टर में जो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं वो ये 5 हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, फिर देखेंगे फूड चेन्स एंड फूड वेब, फिर देखेंगे हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट, जिसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट है हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन, सेकेंड है हमारा गार्बेज मैनेजमेंट। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। अब इकोसिस्टम को समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो लगाया है, ये मैंने लायन किंग से लिया है। यहाँ पर मुफासा और सिम्बा का डायलॉग है। तो यहाँ पर जो है मुफासा बड़े लेमन टर्म्स में वो अपने बेटे को समझा रहा होता है इकोसिस्टम के बारे में, पर बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बताया। तो पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि इकोसिस्टम होता क्या है। Everything you see exists together in a delicate balance. As king, you need to understand that balance and respect all the creatures, from the crawling ant to the leaping antelope. Dad, don't we eat the antelope? Yes, Simba, but let me explain. When we die, our bodies become the grass, and the antelope eat the grass. And so, we are all connected in the great circle of life. जैसे यहाँ पर ये अपने बेटे को समझा रहा है कि कैसे जो है हम लोग आपस में कनेक्टेड है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। यानी हमारे इस नेचर में जो एक बैलेंस जो है वो मेंटेन होता है। वो कैसे होता है? वो होता है हमारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके इंटरैक्शन से। यानी सब जो है आपस में कनेक्टेड है। All the interacting organism in an area together with non-living constituent of environment form an ecosystem। यानी जो एक इकोसिस्टम है वो बना किससे? वो बना है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और वो भी उनके एक ही एनवायरनमेंट में को एग्जिस्टेंस से। यानी एक ही एनवायरनमेंट वो शेयर करते हो, तभी वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और उनके इंटरेक्शन से ही जो है हमारे इकोसिस्टम जो है फॉर्म होता है, और उसमें एक बैलेंस मेंटेन रहता है नेचर में उससे। Thus, an ecosystem consists of biotic component, abiotic component like temperature, rainfall, wind, soil, etc. यानी जो हमारे लिविंग कंपोनेंट हैं वो हमारे ये थे एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, और नॉन लिविंग में हमारे ये है टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल या सनलाइट वगैरह, ठीक है। यानी इन दोनों के इंटरेक्शन से एक ही एनवायरनमेंट में जब भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक इकोसिस्टम बनता है। यानी एक इकोसिस्टम के लिए जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेजरली। एक तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और तीसरा है वो एनवायरनमेंट जिसमें वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। और जितने भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं इकोसिस्टम में उनको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेनेंस फ्रॉम एनवायरनमेंट। और उनको डिवाइड इस बेसिस पे किया है कि वो एनवायरनमेंट से जो है कैसे जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी है प्रोड्यूसर्स की। ये होते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं तो इसलिए इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। और यही हमारे प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया की बात करें ना, यानी ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होगा ये, ब्लू ग्रीन एल्गी होगा ये, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम। कंज्यूमर्स में आएंगे हमारे ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। इसमें हमारे आएंगे हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, पैरासाइट। कंज्यूमर्स ये उनकी बात कर रहा है जो और वो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपनी फीडिंग रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये उनकी कैटेगरी है। लास्ट कैटेगरी है फिर हमारी डिकम्पोजर्स की। The microorganism like bacteria and fungi which break down the dead remains and waste of organism by converting complex organic substances into simpler inorganic substances into the soil which are taken by plants as minerals। यानी इसमें हमारे बैक्टीरिया वगैरह आएंगे जो कि जो है हमारे डेड रिमेन्स वगैरह जो होते हैं प्लांट्स के या ह्यूमंस के या एनिमल्स के, ये उनको जो है डिग्रेड करने में काम करते हैं, ठीक है। जो भी वेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी। तो ये उनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उनको मिनरल की फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो सॉइल में मिक्स होते हैं। जैसे इसमें मूवी में जो है मुफासा सिम्बा को समझा ही रहा था कि कैसे जब वो मर जाते हैं तो उनके डेड रिमेन्स जो है सॉइल में मिक्स होते हैं तो ग्रास उगती है, और हर्बीवोर्स जो है फिर वो ग्रास खाते हैं, और कार्निवोर्स जो है वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो मतलब जो लाइफ का जो साइकिल है वो ऐसे ही चलता रहता है। तो ठीक है, इकोसिस्टम में तो जो बैलेंस है ना वो ऐसे ही मेंटेन्ड है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, लेकिन एक फिजिकल एनवायरनमेंट में जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं दोनों, तो उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम मतलब वही है इकोलॉजिकल सिस्टम। तो चलिए बात कर लेते हैं अब फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में। अब फूड चेन क्या है? यानी ये फूड की चेन है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाई है हमें,
ठीक है। ये कोई ग्रीन प्लांट्स है, इनको ये हर्बीवोर खा रहा है, ठीक है। ये कोई हिरन है, फिर इस हिरन को आगे शेर खा लेता है। तो ये एक चेन बनी हुई है कि ठीक है, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स को ये खा रहा है और फिर ये खा रहा है, यानी ये हमारे प्रोड्यूसर है और ये वाला पहला कंज्यूमर है और ये वाला सेकेंडरी कंज्यूमर है। फिर इस वाले में आते हैं, तो ये ग्रीन प्लांट है, इसको जो है ये इंसेक्ट खाता है। इस इंसेक्ट को फ्रॉग खा लेता है, इस फ्रॉग को आगे स्नेक खाता है और इस स्नेक को आगे हॉक खा लेता है, ठीक। स्नेक को खा लेता है हॉक, ठीक है। और फिर वैसे वाली ये वाली चेन है, यहाँ पे ग्रीन प्लांट है, ये बिच्छू इसको खा रहा है, फिर ये फिश इसको खा रही है और फिर ये वक है जो साथ बाद में इस ये पक्षी है वक जो इस फिश को खा लेता है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि एक चेन बन रही है, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म तक। यानी जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म जो बड़े ऑर्गेनिज्म है, वो छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं। तो एक फूड चेन की जैसे बनती जा रही है यहाँ पर, इसी बोलते हैं फूड चेन। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 5 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। फीडिंग ऑन वन अनदर, यानी एक दूसरे पे खाते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है खाने के लिए। दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म अ फूड चेन, यानी ये अलग अलग बायोटिक लेवल पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट में प्रोड्यूसर होते हैं ना, हमने पढ़ा था, फिर कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, फिर ये वाले होते हैं कंज्यूमर टॉप वाले, ठीक है। तो यही है, वो फूड चेन बनाते हैं जो, ठीक है। तो इस लीनियर चेन, क्योंकि लीनियर चेन बन रही है ना, एक चेन ये है, एक चेन ये है, एक चेन ये है, तो इसलिए इनको फूड चेन कहते हैं, ठीक है। अगला है फूड वेब। और फूड वेब, वेब का मतलब होता है जाल, ठीक है। जैसे चेन तो स्ट्रेट थी, लेकिन जो जाल होता है वो तो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। तो ये भी फूड चेन्स ही होती हैं, पर ये ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होती हैं क्योंकि इनमें वो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जिनको एक या एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो होंगे किसी सेम उसको खाते होंगे जानवर को। जैसे यहाँ पर दिखाई ये वाला ग्रीन प्लांट जो है, इसको जो है ये गोट भी खा रही है, ठीक है, ये वाली गोट भी खा रही है और ये भी खा रहा है हिरन भी, ठीक है। और इधर ये रैबिट भी खाता है, ये यहाँ पे ये माउस है ये भी खाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको खाने वाले 4 लोग हो गए, फिर इनको भी खाने वाले और फर्दर होंगे। जैसे इस बकरे को यहाँ पर दिखा रखा है, ये टॉप में कार्निवोर जो हमारा टाइगर है वो खा लेता है। और यहाँ पर ये वाला जो है, इसको फिर ये लोमड़ी है, लोमड़ी जैसा है, ये खा लेता है, ठीक है। वैसे ये रैबिट को भी, ये 4 पैरों वाला जानवर है, ये खाता है, इसको भी फिर फर्दर आगे टाइगर खा लेता है, ठीक है। यहाँ पर दिखा रखा है, जैसे चूहा जो था, चूहे को यहाँ पर कौन कौन है ये जानवर खाते हैं, जैसे सांप खाता है, उल्लू भी खा लेता है, ठीक है। यहाँ पर एक और कोई जानवर दिखाया है जो चूहा खा लेता है, ठीक है। फिर इन जानवरों को जैसे ये सांप है, सांप को आगे ये गिद्ध खाता है और यहाँ पे ये मोर है, मोर खा लेता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे ये रैबिट को खाने वाला ये 4 पैरों का जानवर था, इसको भी आगे लाइन खा रहा है, यानी एक जानवर को खाने वाले 2 या 2 से ज़्यादा हायर ऑर्गेनिज्म होंगे। तो वहाँ पर जो है चेन्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो वो एक चेन ना रह के एक वेब की फॉर्म में दिखता है, तो इसलिए हम उसे फूड वेब कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली, यानी जब उनकी लेंथ बढ़ जाए और उनके बीच में आपस में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है तो उनको हम फूड वेब कहते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म को खाने वाले 2 या 2 से ज़्यादा हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, और उनको भी फर्दर फिर खाने वाले और दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं। तो सो द रिलेशनशिप कैन बी सीन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन, यानी यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ना, ब्रांचिंग की लाइंस देख रहे हैं, ठीक है, एक से ब्रांच कहीं जा रही है कहीं जा रही है, ठीक है। तो ये एक वेब के जैसा बन जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इट्स कॉल्ड अ फूड वेब। तो चलिए बात कर लेते हैं ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में। जैसे यहाँ पर हमको जो है ट्रॉफिक लेवल का ये ट्रायंगल करके समझा रखा है, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में यहाँ पर क्या लिखा है। ईच लेवल और स्टेप ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। जैसे अभी हमने पीछे फूड चेन पढ़ी थी, तो हर स्टेप पे जो था एक हायर ऑर्गेनिज्म जो है एक लोअर ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। तो इसी में जो ये स्टेप्स आते हैं ना फूड चेन में, कि एक लोअर ऑर्गेनिज्म को एक हायर ने खाया, तो इन्हीं को बोलते हैं हम ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। द प्रोड्यूसर और द ऑटोट्रॉप्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि यहाँ पर बॉटम में जो दिखाया है ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ये ट्रॉफिक लेवल में सबसे पहले आते हैं। दे फिक्स अप दी सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेट्रोट्रॉप्स और कंज्यूमर, क्योंकि ये सोलर एनर्जी से अपने अंदर फोटोसिंथेसिस करके जो भी फूड जनरेट करते हैं, जो भी एनर्जी बनाते हैं, वही आगे आने वाले जो जानवर इनको खाते हैं ना, वही एनर्जी आगे ट्रांसफर करते हैं ये फिर, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है। दी हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर कम एट द सेकेंड, और फिर इनको खाने वाले हर्बीवोर होते हैं, उन्हीं हर्बीवोर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि वही इनको सबसे पहले खाते हैं। तो इनमें जो एनर्जी होती है वो इनको जाती है फिर नेक्स्ट लेवल को, सेकेंड लेवल को, ठीक है। एंड स्मॉल कार्निवोर और दी सेकेंडरी कंज्यूमर एट द थर्ड लेवल, फिर इनको खाने वाले जो है छोटे कार्निवोर होते हैं जो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और वो आते हैं थर्ड नंबर पे। और एंड लार्ज कार्निवोर्स एट दी टर्शरी कंज्यूमर फॉर्म दी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, और जो हमारे लार्ज कार्निवोर्स हैं जो इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो हैं हमारे फाइनल वाले जो हमारे फोर्थ लेवल पर आते हैं। यानी हमारे जो ट्रॉफिक लेवल जो हम देखेंगे मेनली जो है ये 4 ही देखने हैं, ठीक है। 4 से ज़्यादा के होते नहीं है पॉसिबल।
तो बात कर लेते हैं अब फ्लो ऑफ एनर्जी की। अब हमने देखा कि एक हायर ऑर्गेनिज्म जो है एक लोअर ऑर्गेनिज्म को कैसे खाता है, यानी प्रोड्यूसर्स को जो है हमारे हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को फिर हमारे स्मॉल कार्निवोर खाते हैं, फिर उनसे लार्ज खाते हैं, फिर टॉप कार्निवोर्स। तो जो एनर्जी होती है वो कैसे सनलाइट की जो है पहले प्रोड्यूसर्स में आती है और प्रोड्यूसर से कैसे आगे पास ऑन होती है, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी, द फूड वी ईट एक्ट एज फ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। Thus, the interaction among various components of environment involves flow of energy from one component of the system to another. The autotrophs capture the energy present in sunlight and convert it into chemical energy. This energy supports all activities of the living world. From autotrophs, the energy goes to heterotrophs and decomposes. When one form of energy is changed into another, some energy is lost to the environment in form which can never be used again. This flow of energy between various components of environment has been found as, यानी ये जो हम एनर्जी के फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है, सारी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है। कुछ एनर्जी तो ऐसी होती है जो वो अपने पूरे लाइफ टाइम में जो भी उसने एक्टिविटीज़ की होंगी वो उसमें लॉस हो जाती है और कुछ एनवायरनमेंट में, ठीक है। सिर्फ कुछ ही एनर्जी होती है जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एंटर करती है, और वो कैसे होता है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, ग्रीन प्लांट्स ऑन लैंड कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड। यानी मान लो कि वो 1% एनर्जी जो है सनलाइट की लेते हैं और उससे वो फूड जनरेट करते हैं। व्हेन दिस ग्रीन प्लांट ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज इनटू डाइजेशन एंड अदर एक्टिविटीज, बट अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू दी एनवायरनमेंट। यानी इसमें ज़्यादातर एनर्जी जो ऐसी होती है जो लॉस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में और उसकी अपनी जो वैसी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ टाइम के दौरान उनमें। एन एवरेज 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्नड इनटू एनर्जी एंड मेड अवेलेबल टू नेक्स्ट लेवल। यानी इसने ये 1% जो भी टोटल एनर्जी ली थी उसका सिर्फ 10% ही जो है आगे पास ऑन हो पाता है, ठीक है। जो उसका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा ना उसमें ओनली 10% ही एनर्जी जो है आगे पास ऑन होती है नेक्स्ट लेवल में। Therefore, 10% taken as an average value for amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of the consumer, ठीक है। तो हम ये रूल ऑब्जर्व करके चलेंगे कि जो एनर्जी ट्रांसफर एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में होगा हायर में, वो सिर्फ 10% ही होगा। द फूड चेन जनरली कंसिस्ट ओनली 3 to 4 स्टेप्स, ये मैंने अभी पीछे बताया था। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। यानी 4 के बाद हम ज़्यादातर लेवल इसीलिए भी नहीं देखते क्योंकि जो ये एनर्जी की हम बात करें ना ट्रांसफ़र की आगे से आगे नेक्स्ट लेवल में, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के बाद एनर्जी जो है बचती ही नहीं है ट्रांसफ़र होने के लिए। इसलिए जो हम फ्लो ऑफ एनर्जी देखते हैं ना वो बस 4 लेवल तक ही देखते हैं। जनरली अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम, द ग्रेट नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर। यानी कह रहे हैं कि जो लोअर ट्रॉफिक लेवल होता है ना उसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो ज़्यादा होता है, यानी जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं ना इनका नंबर ज़्यादा होता है, तभी ट्रॉफिक लेवल जो है आगे से आगे इकोसिस्टम में चल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वही सबसे पहले एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते हैं ना सनलाइट से। चलिए अब डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी होता कैसे है। जैसे बॉटम में हमारा सन था, ठीक है, तो सन से जो सनलाइट आ रही है वो जा रही है प्रोड्यूसर्स में, ठीक है, और फिर प्रोड्यूसर्स से वो आगे जा रही है हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में, कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स में, ठीक है। यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी समझाया है कि सनलाइट जो आ रही है उसमें जो एनर्जी है, मान लो कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर में जो बनी है ये 100% है, ठीक है, क्योंकि वो सनलाइट का 1% ही लेते हैं ना, मान लो इसका परसेंटेज है 100%, ठीक है। तो लेकिन जो फर्स्ट हमारा जो पड़ता है ये प्रोड्यूसर्स में जो बनी है ये 100% है। फिर जो हमारे पहले प्राइमरी कंज्यूमर बनेंगे, ठीक है, जो हर्बीवोर्स हैं जो इन ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, उनमें जो है 100% का 10% ही जाएगा। तो हम 100% का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 10%, ठीक है। फिर इस 10% से अगले जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उनमें जो जाएगा इसका भी हमें 10% निकालना है, और 10% का जो अगर हम 10% निकालेंगे तो वो आएगा 1%, ठीक है। फिर 1% से आगे जो टर्शरी कंज्यूमर में ये जाएगा तो इस 1% का भी हम 10% निकालेंगे तो ये आएगा 0.1%, और फिर इसके बाद जो है हम आगे जो है 10% निकाल नहीं पाते हैं। इसीलिए जो है मतलब इसका 10% करेंगे तो एनर्जी उतनी बचती ही नहीं है कि आगे के लेवल में एनर्जी पहुँचे उतनी, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम सिर्फ 3 से 4 लेवल तक के हमारे ट्रॉफिक लेवल ही देखेंगे, और जो एनर्जी का फ्लो होता है ना वो इसी डायरेक्शन में होगा नीचे से ऊपर तक, ठीक है, यानी ये प्रोड्यूसर से लास्ट टॉप तक कार्निवोर तक, ठीक है, उल्टा नहीं आएगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट? वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस।
यानी हम जो है एनवायरनमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, जो कि अभी हम पढ़ते ही आ रहे हैं चैप्टर की स्टार्टिंग से। तो कह रहा है कि एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उससे हम अफेक्ट होते हैं और हमारी एक्टिविटी से ही एनवायरनमेंट भी अफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हेयर वी विल डिस्कस टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक डिप्लीशन ऑफ ओजोन एंड वेस्ट डिस्पोजल। तो यही जो हम एनवायरनमेंट में जो चेंजेस कर रहे हैं, मतलब अपनी एक्टिविटी से जो हम आजकल देख रहे हैं कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वही सब हम इसमें पढ़ेंगे। हमें यहाँ पे मेनली दो प्रॉब्लम पढ़नी है, पहली हमारी ओजोन डिप्लीशन और फिर हमें पढ़ना है वेस्ट डिस्पोजल का मैनेजमेंट, ठीक है। तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, यानी जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर एक लेयर है, एक पर्दा है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। ये जो है हमें प्रोटेक्ट करती है सन की आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है ना, उससे ये हमें बचा के रखती है, क्योंकि वो रेडिएशन जो है बड़ी हार्मफुल होती है, उनकी वजह से जो है स्किन कैंसर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये जो ओजोन लेयर है ना, ये हमें बचाती है उससे। द ओजोन, जिसे O3 का मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन के 3 एटम्स का मॉलिक्यूल है, ये is a molecule formed by 3 atoms of oxygen and is a deadly poison. However, at higher level of atmosphere, ozone performs an essential function of shielding the earth's surface from ultraviolet radiation coming from the sun. इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। As this radiation is harmful to organism, is known to cause skin cancer in human beings. While oxygen is O2 is oxygen essential for all living beings. और जो हमारी ऑक्सीजन है O2 है, जो 2 ऑक्सीजन एटम का मॉलिक्यूल है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही तो हम ब्रीथ करते हैं। At higher levels of atmosphere, UV radiation act on O2 molecule, which split apart molecular oxygen atom O2 into free oxygen O atoms. These then combines with molecular oxygen to form ozone. यानी ये हमारे जो एटमॉस्फेयर में ओजोन है, ये बनती कैसे है, जैसे ये सनलाइट की यूवी रेडिएशन आ रही है, तो जो हमारा दो ऑक्सीजन एटम्स का जो मॉलिक्यूल है, जो हमारा O2 है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये उसको स्प्लिट कर देता है दो में, ठीक है। ये दो में टूट गई, ये रहा एक ऑक्सीजन आटम, ये रहा एक ऑक्सीजन आटम। फिर यही एक अलग ऑक्सीजन आटम दोबारा से इस O2 के साथ रिएक्ट करके O3 बना देता है, ठीक है। यहाँ पर ये दे रहा है ना, एक अलग ऑक्सीजन आटम में टूटा है ये, और फिर ये इसने जो है O2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आटम आ गए हैं एक साथ। तो जब ये 3 ऑक्सीजन आटम एक साथ आ जाते हैं ना, तो उसको हम ओजोन कहते हैं, ठीक है। 2 का होगा तो उसे हम ऑक्सीजन ही कहेंगे, लेकिन अगर 3 ऑक्सीजन आटम एक साथ होंगे तो उसे हम ओजोन कहेंगे। तो ये लेयर जो है ये ऐसे ही बनी है और ये हमें आने वाली हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन अब हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये लेयर जो है डिप्लीट होती जा रही है, ठीक है। और हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये डिप्लीट होती जा रही है, ये इसकी वजह है CFCs, ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये कैसे इसको डिप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं उसके बारे में। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s, यानी 1980s के टाइम से जो ये ओजोन की लेयर थी ना, इसका अमाउंट जो था कम होने लग गया, ये बता रहा है। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, ठीक है, ये गैसेज जो हैं एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है, तो इन्हीं की वजह से जो है वो लेयर ख़राब हो रही है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये उस ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, तो वो O3 मॉलिक्यूल जो है टूटने लग जाता है। अगर वो टूट जाएगा तो ऑब्वियस है वो लेयर पतली होती जाएगी, विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी जो हमारे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, जो हमारे ये घर में फ्रिज होते हैं और ये फायर एक्सटिंग्विशर हैं, मतलब ACs वगैरह भी हैं, तो इनसे ये जो है CFCs रिलीज होती हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में, और ये जाकर फिर ऊपर टॉप में ओजोन के साथ रिएक्शन करके उस लेयर को जो है पतला कर रही हैं, ठीक है, उस लेयर को। तो उसी की वजह से जो है हार्मफुल रेडिएशन अर्थ पे अब ज़्यादा आ रही है, इसी वजह से स्किन कैंसर की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सीडेड इन फॉर्जिंग एन अग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल, यानी इस UNEP में, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जो 1987 में हुआ था। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि हमें ये CFC जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसको वापस से 1986 के लेवल पे लाना होगा, यानी इसके प्रोडक्शन पे हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि जी ज़्यादा CFCs जो है एनवायरनमेंट में रिलीज ना हो, जिसकी वजह से ओजोन का जो है डिप्लीशन ना हो और हम उसको हील करने में हेल्प कर सकें, ठीक है। तो ये वही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो है हमको प्रोडक्शन जो है कम करना है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा मैनेजिंग दी गार्बेज वी प्रोड्यूस, कैसे हम गार्बेज को जो है मैनेज करते हैं। इन अवर डेली एक्टिविटी वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल एज वेस्ट, सम आर ह्यूमन मेड लाइक प्लास्टिक, glass, e-waste, which will not be broken down by the action of bacteria or saprophytes. Such substances are called non biodegradable, यानी हम जो मतलब दिन भर में जो भी हमारे एक्टिविटीज़ में हम जो है डिफरेंट टाइप के जो है गार्बेज को वो करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में बताया, और ये वो वेस्ट होता है जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, या ई-वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, ठीक है। यानी क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो जल्दी से डिग्रेड नहीं होती हैं, वो ये एनवायरनमेंट में कई सालों तक पड़ी रहती हैं। जैसे ओशन में काफ़ी ज़्यादा गार्बेज आजकल होने लगा है प्लास्टिक का, ठीक है। तो these materials will be acted upon by physical processes like heat and pressure under ambient condition but persist for long time, यानी इनके ऊपर हीट और प्रेशर का भी काफ़ी ज़्यादा फिजिकल प्रोसेसेस का भी एक्शन होता है, फिर भी ये लॉन्ग टाइम तक जो है
मतलब रहते हैं, ये डिग्रेड नहीं होते इजीली। दीज कैन हार्म अदर वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम, और ये जो है अदर इकोसिस्टम को भी जो है हार्म कर सकते हैं। जैसे ओशन में हम देख रहे हैं प्लास्टिक पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, जिसकी वजह से वहाँ की एक्वेटिक लाइफ जो है डिस्टर्ब हो रही है। और आज के टाइम में भी हम देखें कि प्लास्टिक जो है, जो पॉलीथीन बैग है वो ऐसे ही फेंक देते हैं सब बाहर, और वो सॉइल में मिक्स होते हैं। वो सॉइल में मिक्स होते हैं तो सॉइल की भी फर्टिलिटी को वो ख़राब करते हैं, तो वहाँ की जो फसलें होंगी वो भी पोल्यूटेड होंगी, और फिर उसको खा के बीमारियाँ ही होनी है, ठीक है। तो ये वो वाला प्लास्टिक वाला जो पोल्यूशन है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये बहुत हार्मफुल है। तो इनका एक ही इलाज है कि हम इनको रिसाइकल कर दें, ठीक है। तो क्योंकि ये डिग्रेड तो होते नहीं है, तो रिसाइकल करके हम इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। सम वेस्ट आर नेचुरल और ऑर्गेनिक, लाइक एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, paper waste, soil waste, wastewater, and other dead matter, etc., can be broken down easily by biological process, are said to be biodegradable। यानी बायोडिग्रेडेबल तो ये वो वाले हैं जो इजीली डिग्रेड हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, एंजाइमेटिक एक्शन से हो सकते हैं या वैसे ही थोड़ा टाइम के बाद ये अपने आप ही डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा यही है, सब घरेलू वेस्ट होता है, ठीक है, प्लांट वेस्ट है, वेजिटेबल और फ्रूट्स का वेस्ट हो गया, ठीक है, पेपर वेस्ट हो गया। तो ये सब टाइप का वेस्ट होता है। जैसे यहाँ पे 2 कैटेगरी दिखाई है, और आजकल बोलती भी ना 2 तरह के डस्टबिन रखने चाहिए घर में। बायोडिग्रेडेबल के लिए जो है हमारा ग्रीन डस्टबिन होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमारा गार्बेज है उसके लिए ब्लू कलर का डस्टबिन होता है। इसमें हमें ई वेस्ट और ड्राई वेस्ट डालना चाहिए, इसमें हम गीला वाला कचरा डालते हैं। जैसे कि हमारे ये वाले टाइप की चीज़ें आ गई, जैसे प्लांट का वेस्ट हो गया, फ्रूट्स का वेस्ट हो गया, ठीक है, ये एग शेल है और ये पेपर है, और यहाँ पर ये वेजिटेबल्स दिखाई हैं, ये इसमें जा सकती हैं क्योंकि ये ईजिली वो हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। और जो ये वाला है जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये भी प्लास्टिक है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और इनको डालना चाहिए हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल में, क्योंकि ये ईजिली डिग्रेड नहीं होते, और इनका एक ही इलाज है कि बस हम इनको रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है हमारा एंड होता है यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।